नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे और उसमें हमने बताया था कि व्हेन एवर अ बैटरी और अ सोर्स ऑफ एनर्जी अप्लाइड अलोंग द एंड ऑफ द कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू ड्रिफ्ट अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करते हैं तो उस दौरान जो इनकी वेलोसिटी कहलाती है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी हमारी एग्जिस्ट करती थी जब हमारा एक्स और वाई के बीच में क्या लगने लग जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे पहले इस तरह की जो वेलोसिटी कहलाती थी उस वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी कहते थे और इसको रेस्पेक्टिवली u1, u2, u3 एंड सो ऑन un से रिप्रेजेंट किया जाता था। और वो थर्मल वेलोसिटी जो हुआ करती थी वो किसी भी तरह के करंट के कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं थी, क्योंकि उन सभी वेलोसिटी का जो मीन आ रहा था वो किसके इक्वल आ रहा था, ज़ीरो के इक्वल। तो अब हम यहाँ पर ये जान चुके हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी विच एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगाता है, कंडक्टर लगाता है, वो बैटरी लगाती है अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जैसे ही आप ये डायग्राम दे रखा है, सपोज दैट दिस इज़ अ कंडक्टर विच हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यूनिट वॉल्यूम में वो कितने हमारे स्मॉल n हैं। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि देयर आर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। ये है कंडक्टर का हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, मान लीजिए कैपिटल A मीटर स्क्वायर है और जो लेंथ है वो हमारा कितना है, हमारा स्मॉल l है। तो इस वाले कंडक्टर के टोटल वॉल्यूम को लिखूँ मैं तो क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम बराबर लिखा जाता है एरिया इंटू लेंथ, है ना। ये लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करते हैं तो बैटरी अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम वाई एंड टू द एक्स एंड। और इस तरह से जो करंट कंडक्ट करने लग जाता है उस करंट को लिखेंगे हम I इजिकल टू क्यू अपॉन टी से। जरा क्वांटाइजेशन थ्योरी अप्लाई करें यहाँ पर तो Q बराबर लिखा जा सकता है हमारा N इंटू ई, एंड हियर कैपिटल N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ड्रिफ्टेड फ्रॉम वाई एंड टू द एक्स एंड इन टी टाइम, है ना। हमको यहाँ पर ये कैपिटल N ही फाइंड आउट करना है, हमको कैपिटल N ही कैलकुलेट करना है यहाँ पर, जो टी टाइम में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो वाई एंड से एक्स एंड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं, हम जानते हैं स्पीड इजिकल टू क्या होता है, स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको फाइंड क्या करना था, कैपिटल N फाइंड करना था, ये वाली टर्म इस पूरे डेरिवेशन में। कैपिटल N जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम कैपिटल N की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्पीड की वैल्यू है हमारे पास Vd, ड्रिफ्ट स्पीड। डिस्टेंस मान लीजिए इट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर राइट नाउ, और टाइम हमारे पास t है तो L बराबर क्या लिखा जाएगा, Vd इंटू टी। तो t टाइम में मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो डिस्टेंस जो थी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उस टाइम के प्रोडक्ट के बराबर थी जिस टाइम को इलेक्ट्रॉन ने वाई एंड से एक्स एंड तक जाने में यूज़ किया है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये वाली टर्मोलॉजी का यूज़ करेंगे जो हमें डेरिवेशन में या पहले से ही हमें गिवन है कि देयर आर स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम। तो जब बच्चों स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में दे रखे हैं तो हम ये लिख सकते हैं, नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन V वॉल्यूम लिखा जाए तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या n थी, तो V वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या लिखी जा सकती है, स्मॉल n इंटू कैपिटल V। स्मॉल n और कैपिटल N दोनों ही अलग अलग टर्म हैं। स्मॉल n हमें गिवन दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम है, और कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच ट्रांसफ़र फ्रॉम वाई एंड टू द एक्स एंड। तो इस तरह से यदि हम V को सॉल्व करें तो V को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ, जैसा मैंने पहले बताया था आपको। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं आप, एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अच्छा, लेंथ जो है हमारे पास ये फाइंड आउट कर लिया आपने, टी टाइम में जो इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो आपने फाइंड आउट करी है इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड
तो आपके पास ये जो टर्म बनेगी n इंटू ए इंटू एल की जगह क्या रख देंगे आप, वी डी इंटू टी, ये रख देंगे आप। इस इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे आप। तो क्या ये हमारे पास वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है जो हमारे वाई एंड से एक्स एंड की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे थे? बिल्कुल ठीक बात है सर, यही है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन लिख सकते हैं। इस कैपिटल एन की वैल्यू जरा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो आंसर क्या बनेगा, जरा चेक करते हैं। तो जब कैपिटल एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आई बराबर क्या बताया गया है, एन ई अपॉन टी बताया गया है। कैपिटल एन की वैल्यू पुट करेंगे तो एन इंटू ई इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी अपॉन टी लिख लिया जाएगा। टी से ये टी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, एन ई इंटू ए इंटू वी डी। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। राइट डाउन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंप्लीट करने के बाद में हम लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा करंट डेंसिटी, है ना। टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग करंट डेंसिटी को? क्योंकि हम जानते हैं व्हेन एवर करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर देन द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम सब लोग जानते हैं। अब यदि हमारे पास में कोई कंडक्टर है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का हो, जैसे मान लीजिए इस तरह से, इस तरह का डायग्राम हमने फर्स्ट ईयर में भी स्ट्रीम लाइन फ्लो में पढ़ा है। सपोज दैट इस एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A1 स्क्वायर है और इस वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है हमारे पास, कैपिटल A2 मीटर स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि A2 इज लेस देन क्या है हमारे पास A1 है। और करंट डेंसिटी को कहते हैं हम J इज इक्वल टू I अपॉन A, ये कहा जाता है। और इसलिए बोला जाता है कि इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज यूनिफॉर्म थ्रू द कंडक्टर देन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इज़ नोन एज करंट डेंसिटी, है ना। दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इज़ यूनिफॉर्म on the conductor then the ratio of electric current and the cross section area of the conductor is known as current density। इसकी यूनिट हमारे पास क्या कहलाएगी, एम्पियर, और इसकी यूनिट क्या कहलाएगी हमारे पास, मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट कहलाएगी। तो आप देख रहे हैं जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा वहाँ करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। करंट डेंसिटी रियलिटी में इंटेंसिटी ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर अप्लाई हो रहा होगा या प्रोड्यूस हो रहा होगा। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही कम करंट डेंसिटी की वैल्यू होगी, और वाइस वर्सा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पर करंट डेंसिटी मान लीजिए J1 है, इस वाले की करंट डेंसिटी J2 है। क्योंकि यहाँ A2 इज लेस देन A1 है, इसीलिए J2 इज़ ग्रेटर देन क्या लिखा जाएगा हमारे पास, J1 लिखा जाएगा। और इस तरह से हम करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकालें तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया है आई इज इक्वल टू क्या बताया जाता है बच्चों, आई बराबर एन ई ए वी डी, और ए से ए आप कैंसिल आउट कर देंगे तो जे इज इक्वल टू लिखा जाएगा एन ई इंटू वी डी। ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो गया। बिल्कुल ठीक है सर। अब देखते हैं इसका केस कि यदि सपोज डेट यहाँ पर तो हम देख रहे थे कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या थी, वर्टिकल थी, है ना। वैसे एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी एक दूसरे के साथ, करंट जो है वो एक दूसरे के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल होती थी और करंट की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल हैं। तो यदि हमारे पास में ऐसे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है जो करंट के साथ में इस तरह से थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, ए वेक्टर के साथ ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस तरह से यदि हमें उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो जब एरिया वेक्टर करंट के साथ थीटा डिग्री का एंगल थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इस तरह से आप ए को 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे। एक क्या लाएगा हमारे पास में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ए कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन फ्लो ए साइन थीटा। तो वो वाला ए कॉस थीटा हो गया
और ये वाला ए साइन थीटा हो गया। तो इसीलिए आप जे वेक्टर बराबर लिखोगे आई ओवर ए कॉस थीटा, ये लिखोगे आप। और आई बराबर आप लिख सकते हो जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और इस तरह से जे डॉट एल भी लिखा जा सकता है इस वाली टर्म को। थीटा इज इक्वल टू, यदि आप यहाँ पर 0 डिग्री लगाएं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इफ़ थीटा इज इक्वल टू क्या लगाएं 0 डिग्री, तो आई इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा जे इंटू ए। करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है 12th क्लास तक, और करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर को क्या कह रहे हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी। राइट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा ओम्स लॉ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और इस पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं। देखो ओम्स लॉ क्या है, स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ, और ओम्स लॉ में ये बताया जाता है वी और आई का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, हमारा एक कांस्टेंट टर्म कहलाती है। और लॉ ये है कि इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, फिजिकल स्टेट में क्या क्या आएगा, फिजिकल स्टेट में आएगा पहला तो टेम्परेचर आएगा, दूसरा आएगा डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, और तीसरा जो हम जनरली छोड़ देते हैं प्रेशर। तो टेम्परेचर और डायमेंशन ऑफ कंडक्टर अनचेंज रहें, देन द रेशियो ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट। वी और आई का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाती है। बिल्कुल ठीक सर, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। तो वी और आई का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। तो यहाँ पर स्पेशल कंडीशन क्या आती है, तभी वी और आई का जो रेशियो है वो कांस्टेंट कहलाएगा, जब फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर दोनों कैसे रहें, अनचेंज रहें, कांस्टेंट रहें। तो इसीलिए यदि हम वी और आई के बीच में ग्राफ प्लॉट करें यहाँ पर, इस कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये कहते हैं हम इसको रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यदि हम वोल्टेज को हम एक्स एक्सिस पर ले लें और करंट को हम वाई एक्सिस पर ले लें, तो जो ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा ग्राफ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब है इसका जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के अनुसार वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, चेंजेबल नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि टाइम के अनुसार या करंट बढ़ने के अनुसार करंट जो हमारा रेजिस्टेंस है या वी और आई का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता। इसीलिए ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो ओम कहलाती है, और इसको इस तरह के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ क्या क्या बातें बताता है, ग्राफ बच्चों बताता है कि यदि हम ग्राफ पर इस तरह से 2 पॉइंट ले लें, ए और बी, ये 2 पॉइंट ले लिए जाएं, तो इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए आप ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हैं। और जब ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे उस कंडक्टर का। तो इस तरह से मान लीजिए ये ग्राफ बनाया मैंने और ऐसे स्लोप निकाला, एक ट्राइंगल बना लिया, ये पॉइंट्स ऐसे मिला लिए, इस ट्राइंगल का नाम ABC दे सकते हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है ना। ये वाले कोऑर्डिनेट जो हैं वो क्या हैं, ये वाले और ये वाले, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास डेल्टा I, और नीचे वाले जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हमारे पास डेल्टा V हैं। तो यदि हम यहाँ से थीटा फाइंड आउट करें तो tan थीटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी हमारे पास AC, और बेस क्या कहलाएगा हमारे पास BC कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। AC की जो वैल्यू है वो चेंज इन करंट को बता रही है यहाँ पर डेल्टा I को, और BC की जो वैल्यू है वो चेंज इन वोल्टेज को बता रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं। और इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, 1/R कहलाएगा। तो इस तरह से आप स्लोप निकालकर कंडक्टर का स्लोप निकालकर, ग्राफ का स्लोप निकालकर आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बोर्ड वाला भी काम साथ के साथ कराता जा रहा हूँ और कंपटीशन वाला भी। तो यदि हमारे पास जैसे क्वेश्चन बना दिया कि मान लीजिए ये 2 ग्राफ है, एक ग्राफीय है, एक ग्राफीय है, इसका रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, और आपसे कहा गया है V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। आपसे पूछा गया है बच्चों कि कौन सा वाला रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, R1 ज़्यादा होगा या R2 ज़्यादा होगा। इस वाले एंगल को θ1 मान लीजिए, इस वाले एंगल को क्या मान लेंगे आप, θ2। तो आप ग्राफ को देखकर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं
कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और किसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हम ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं, तो इस ग्राफ पर ऐसे करके पॉइंट मान लीजिए आप, x मान लीजिए ऐसे करके, इस वाले पॉइंट को y मान लीजिए, इस वाले पॉइंट को z मान लीजिए। एक ही लाइन में पॉइंट मान लेंगे जिससे कि हमारे पास जो एबिस का है वो क्या आ जाए, सेम आ जाए किन्हीं दो ट्राइंगल्स के लिए। ऐसे ही इस वाले पॉइंट को देखें, इन वालों को, इन वाले पॉइंट को मान लीजिए स्मॉल a और स्मॉल b, ऐसे मान लीजिए, इसे o मान लीजिए। तो आप दो ट्राइंगल बन रहे हैं आप यहाँ पर, एक तो बन रहा है OZY और एक ट्राइंगल बन रहा है OZX। इन दोनों ट्राइंगल का आप स्लोप फाइंड आउट करके आप रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो देखते हैं इन ट्राइंगल OZY तो tan θ1 बराबर लिखेंगे आप, परपेंडिकुलर है आपका YZ और बेस क्या है हमारे पास OZ। YZ की जो वैल्यू है वो करंट के अलोंग आ रही है बच्चों, और इसीलिए इसको मैं लिख लूँगा डेल्टा आई। ZO की वैल्यू क्या आ रही है, वोल्टेज के अलोंग, आज इसको लिख लूँगा मैं डेल्टा V। देखो 1 और 2 सफिक्स नाम दिए गए हैं, तो आप इसे डेल्टा I1 और डेल्टा V1 भी लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसीलिए आप, क्योंकि डेल्टा भी दोनों ही केस में, इस वाले ट्राइंगल में भी, छोटे वाले में भी और बड़े वाले ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल में डेल्टा भी तो सेम आएगा। डेल्टा आई इस वाले में इतना होगा पहले ट्राइंगल में, और दूसरे वाले में बड़ा होगा डेल्टा I2। तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं 1/R1। इसी तरह से इन ट्राइंगल दूसरे में देखते हैं OZX में देखते हैं, तो tan θ2 इजिकल टू लिखा जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास में XZ और बेस क्या है हमारे पास OZ। XZ की वैल्यू क्या है हमारे पास में AO, है ना, ये वाली टर्म जो थी, जिसको हम क्या कह रहे थे, जिसको कह रहे थे डेल्टा I2। और इसको तो आप दोबारा, जितना ये AX है उतना ये OZ है, जो कि हमारा कितना है, डेल्टा V है। तो इस तरह से इसे 1/R2 लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो हमें ये दो इक्वेशन पता पड़ गई, फर्स्ट और सेकंड। क्या हमें ये इन दो इक्वेशन जो पता पड़ गई हैं, इन दोनों इक्वेशन से क्या हम इन दोनों कंडक्टर का जो ग्राफ दे रखा था उसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो इनका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे किया जाएगा, इस वाले ग्राफ में देखिए θ2 तो हमारा ज़्यादा है और θ1 क्या है, कम है। तो इसीलिए आप ये कहेंगे कि tan θ2 इज़ ग्रेटर देन क्या है यहाँ पर, tan θ1। अच्छा, θ2 के अलोंग रेजिस्टेंस कितना था, 1/R2। तो 1/R2 इज़ ग्रेटर देन क्या लिखा जाएगा, 1/R1। अब जब आप शीर्षासन कराएंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो R2 इज लेस देन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसका मतलब पहले वाला जो रेजिस्टेंस R1 है वो ज़्यादा है और दूसरा वाला रेजिस्टेंस क्या है, हमारा कम है। हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे तुक्केबाजी में नहीं करना कि छोटे वाले इसका स्लोप कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरे का स्लोप जो ज़्यादा तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और वाइस वर्सा। इस तरह से नहीं करना, हमें कैलकुलेशन के आधार पर सॉल्व करना इन चीज़ों को। ठीक है, राइट डाउन। देखिए ओम्स लॉ तो हमने आपको बता दिया। अभी इसका स्टेटमेंट मैंने बोला है आप लोगों के लिए, इसका स्टेटमेंट मैंने आपको बोला है, इसका प्रूफ नहीं हुआ है अभी, है ना। प्रूफ से पहले कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो हम अक्सर छोड़ देते हैं। ये हम लोगों को, सब लोगों को पढ़ाया जाता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ कांस्टेंट। सपोज दैट कोई वायर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर ये बताने वाले हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट होता है, पर जो फिज़िकल स्टेट बताई जाती थी, एक तो टेम्परेचर और एक डायमेंशन, उनके आधार पर ये कांस्टेंट होता है। एक बात हम छोड़ के चलते हैं जो अक्सर चर्चा नहीं करते, कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ करंट, जो कि ना तो हमारा इस स्टेटमेंट में कहीं आता है ये बोल, और ना ही हम इसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स
ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, है ना, इस बात पर डिपेंड करता है। कैसे देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई क्यूब दे रखा है आपको, ऐसे करके दे रखा है ये क्यूब, या क्यूबोइडिकल शेप है, कुछ ही मान सकते हैं। ए है ये वाला, ये तो इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास। दूसरा हमारे पास ये ब्रेथ है और ये हमारे पास हाइट है। अब मैं ये कह दूं आपसे कि करंट बच्चों अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन है। और आपसे पूछूं मैं कि रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको हाई स्कूल में ये फार्मूला बताया जाता है, जो आगे चल के हम यहाँ पर भी इसकी चर्चा करेंगे। R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। रो यहाँ पर रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है, जो कंडक्टर के लिए कांस्टेंट टर्म होती है। एल और ए हमारे पास डायमेंशन है, जो कि हमने प्रूफ करते समय भी हम यूज़ करेंगे इनका। और उस समय करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन निकाला था, उसमें भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। तो देखो रो इंटू एल, देखो जब करंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस का ट्रेवल कर रहा है, ए, तो इसीलिए एल तो हो जाएगा हमारे पास ए। और जो एरिया है जिसको पेनिट्रेट कर रहा है करंट, वो क्या आ रहा है, ये वाला जो मैंने ब्लू कलर का जो पोर्शन दिखाया है, ये ट्रायंगुलर शेप का एरिया, और इसका एरिया क्या करोगे, बी इंटू सी। तो रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, आर इंटू ए इंटू बी इंटू सी। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर से बता सकता हूँ मैं कि ये वाली जो साइड थी वो तो आपकी सी थी, ये वाली जो साइड थी अंदर वाली वो बी थी, और ये वाली साइड अलोंग एक्स एक्सिस ए थी। करंट ऐसे फ्लो कर रहा था बच्चों। जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा था तो करंट डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है अलोंग द लेंथ ए, और जो परपेंडिकुलर सरफेस है वो कौन सी है, ये वाली। इसका एरिया बताओगे तो क्या आएगा हमारे पास में, बी इंटू सी। अब देखते हैं इसका दूसरा केस, कि यदि मैं आपसे ये कह दूं कि करंट जो है इस बार बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से, ये A है, ये B है, और ये वाला क्या है, C है। इस बार कह दिया मैंने करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। जब ऐसे फ्लो करेगा तो परपेंडिकुलर सरफेस ये वाली हो जाएगी आपकी, और जो लेंथ ट्रेवल करेगा जो करंट, वो कितना करेगा, अलोंग द हाइट। इसीलिए रेजिस्टेंस लिखोगे R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो इंटू सी अपॉन एरिया, देखो इसका ऊपर वाली सरफेस का, तो ये ए है लेंथ और ब्रेथ हमारे पास बी है, तो ये हो जाएगा ए बी। बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर करंट जब जब नेगेटिव वाई एक्सिस में फ्लो कर रहा था तो रेजिस्टेंस ये आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फ्लो कर रहा था तो ये आया। और देखिए, और यदि ऐसे करके मैं बता दूं कि करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड टू द पेपर प्लेन, ऐसे नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो परपेंडिकुलर सरफेस अब ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। तो इसको तो कह रहे थे हम हाइट, जिसको सी कह रहे थे, और ये वाला जो पोर्शन था उसे कह रहे थे ए, तो इसीलिए अब इसका एरिया क्या लिखा जाएगा, ए इंटू सी। और जो लेंथ ट्रेवल करेगा अलोंग माइनस जेड एक्सिस करंट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, बी, विच इज़ इक्वल टू द ब्रेथ। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस इस बार लिख लेंगे। ये तो हाइट हो गई हमारी सी, ये वाली बी हो गई और ये ए हो गई, तो परपेंडिकुलर सरफेस सामने वाला एरिया हो गया। तो आर बराबर लिखेंगे रो इंटू एल अपॉन ए, आर इंटू बी ओवर ए सी। तो आप देख रहे हैं कि हर बार करंट की जो डायरेक्शन है चेंज होने पर रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का आपका चेंज हो जाता है। राइट डाउन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व करना है इसको, इसी टाइप का है। कॉम्पिटिटिव वाला है। क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि देयर आर
there are two surfaces as shown in the figure. There are two surfaces as shown in the figure. Find the ratio of their resistance. एक ये सरफेस दे रखी है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये वाला 1 मीटर। दूसरी सरफेस ये दे रखी है आपकी इस तरह से। इसका जो गहराई है ब्रेथ वो 1 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये वाला भी क्या है 2 मीटर है। ऑप्शन बना लेते हैं। ए दे रखा है 1:2, बी दे रखा है 1:1, सी दे रखा है 2:1 और डी दे रखा है 1:4। करके देखते हैं। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो आप देखिए इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, पहले वाले का इसका फर्स्ट मान लेते हैं, इसका सेकंड मान लेते हैं। तो इसको आर फर्स्ट लिखें, तो आर फर्स्ट बराबर लिखा जाएगा ρ/L/A। ये रिलेशन होता है हमारे पास। परपेंडिकुलर सरफेस ये हो गई बच्चों, इसका ब्रेथ 1 है और हाइट भी 1 है, तो इसका एरिया लिखोगे तो एरिया लिखा जाएगा 1 × 1, 1 का स्क्वायर। तो ρ × लेंथ कितना है हमारे पास में, ये वाला ये भी 1 है, तो 1 × 1 का स्क्वायर यानी कि ये तो रो आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। फिर दूसरा देखते हैं आर सेकंड, ρ/L/A, इसको भी करेंगे। परपेंडिकुलर सरफेस ये वाली है इसकी, इसका एरिया निकालेंगे तो 2 × 1 आएगा और लेंथ एलोंग क्या आ रही है हमारे पास 2 मीटर, तो इसको लिखेंगे ρ × 2 × 1, तो 2ρ/2, 2 से 2 कट जाएगा, रो आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो आर फर्स्ट रेशियो आर सेकंड, तो रो से रो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस में ये देखा कि यदि करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो है वो चेंज हो जाता है। यदि मैं आपको यहाँ कह दूँ कि करंट अलोंग -y एक्सिस फ्लो कर रहा होता तो इसकी वैल्यू तो रो ही आती, इसकी वैल्यू कितनी आती, लेंथ उस दौरान कितनी होती 2 मीटर और एरिया कितना हो जाता 1 × 2, है ना। एरिया फिर दोबारा कितना हो जाता 1 × 2, तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1:1 ही आता इस वाले क्वेश्चन में। पर हम यहाँ पर ये सीख चुके हैं कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने पर रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। राइट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हम लोगों को। नेक्स्ट है हमारा ओम्स लॉ का प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। देखो बच्चों टॉपिक जो है ये है तो बड़ा सा जिसका डेरिवेशन हम कर रहे हैं, पर इसे बोर्ड के एग्जामिनेशन में अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो आप जो है ना जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से तैयार करिए इसको। हमने ये बताया था कि ये कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A मीटर स्क्वायर है। जब आप V वोल्ट की सप्लाई लगा देते हैं तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाता है। करंट का कंडक्शन कौन कराता है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो कन्वेक्शन डायरेक्शन ली जाती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ली जाती है, और इसीलिए उनको फ्लो कराने वाला जो फैक्टर है उसे कहते हैं हम पॉजिट्रॉन। तो जो पॉजिटिव चार्ज है जो करंट का फ्लो कराता है वो कौन कराता है, पॉजिट्रॉन कराता है, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं। तो इस तरह से करंट की वैल्यू जो लिखी जाए I = NeABD लिखी जाती है, जो आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए जब यहाँ पर आप सेल लगा देते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी E वेक्टर। इलेक्ट्रॉन हमने बात करी थी, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं। तो इस तरह से इन पर लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे लिखूँ तो F बराबर Q इंटू ई से लिखूँगा तो F इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई आ जाएगा। ई इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया जा सकता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। बिल्कुल ठीक है सर। तो दोनों का यूज़ करूँगा मैं, तो एम ए बराबर लिखा जाएगा ई इंटू कैपिटल ई, ए बराबर ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। इस तरह का रिलेशन हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी देखा है, जो एक्सरसाइज में दे रखा है। ऐसा रिलेशन हमने वहाँ भी यूज़ किया था। अब आगे सॉल्व करें तो ए बराबर आ जाएगा ई इंटू ई अपॉन कैपिटल एम। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है हमने, लेंथ हमारी L है, तो हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, V अपॉन L होता है। E बराबर पढ़ाया गया माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो इसीलिए थर्ड इक्वेशन हो जाएगी A बराबर EV अपॉन ML। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अच्छा, हमने ये पहले जो टॉपिक्स थे उसमें बताया था कि वेन एवर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड द कंडक्टर देन ड्यूरिंग देयर मोशन दैट इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम्स कंटिन्यूसली। और इस एटम के कॉलिजन के दौरान उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, और उस वेलोसिटी को क्या कहते थे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन में भी यूज़ की थी, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी में। इस दौरान जो टाइम रिलैक्सेशन होता है उसको टॉ कहते हैं। इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको क्या कहा जाता है, मीन फ्री पाथ। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस तरह से यदि हम टोटल वेलोसिटी निकालें इसकी, तो वी डी बराबर लिखी जाएगी U1 प्लस ए टॉ वन पहला इलेक्ट्रॉन की, जब पहला इलेक्ट्रॉन टकराएगा इन मॉलिक्यूल से, दूसरे की U2 प्लस ए टॉ टू, तीसरे की लिख सकूँगा U3 प्लस ए टॉ थ्री। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसी तरह से UN प्लस ए टॉ एन लिखूँगा, इसे अपॉन एन लिख लूँगा। यहाँ से आप टर्म जो यूज़ करेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN एक साथ लिख लेंगे अपॉन एन, और बाकी बची हुई टर्म को एक साथ लिख लेंगे। ए कॉमन ले लीजिए, टॉ वन प्लस टॉ टू प्लस टॉ थ्री अप टू टॉ एन अपॉन एन। अच्छा, इन सब को हम बता चुके हैं ये क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है उसका मीन क्या लिखा जाता है, ज़ीरो के इक्वल लिखा जाता है। तो इस तरह से पहली वाली टर्म तो इसमें बच्चों ज़ीरो हो जाएगी, और बाद वाली जो टर्म है वो टाइम रिलैक्सेशन का मीन है, इसीलिए इसे हम टॉ लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है सर। तो वी डी इज इक्वल टू लिखा जाएगा 0 प्लस ए टॉ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। तो वी डी इज इक्वल टू लिखा जाएगा ए इंटू टॉ। बिल्कुल ठीक है सर। 5 इक्वेशन, बस लगभग डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पूरे डेरिवेशन में वी डी ही कैलकुलेट करना था, और वी डी में जो ए आ रहा है उसे फोर्थ इक्वेशन से पुट करेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे, इसे लिखेंगे वी डी बराबर ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉ। आपको ये रिलेशन बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, इसके सेगमेंट पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वी डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू एन ई वी अपॉन एम एल इंटू टॉ। सबको सॉल्व करेंगे, v अपॉन आई को अलग ले लेता हूँ मैं, तो आएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। ये रिलेशन आ जाएगा अब आपके पास में। m यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, l लेंथ ऑफ कंडक्टर है, तो l और a तो हमारे पास कंडक्टर के लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, और टॉ टाइम रिलैक्सेशन है, जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। या फर्दर हम इसे स्टडी करेंगे कि टॉ जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर किस बात पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर। ठीक है, कंडक्टर के लिए। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि ये पूरी जो टर्म है वो कांस्टेंट है, जिसको बच्चों आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिसको आपको पढ़ाया जाता है लगातार, कि ये कभी चेंज नहीं होता है। एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टॉ। तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में, है ना। तो किसी दिए गए कंडक्टर के लिए एल और ए कांस्टेंट हो जाएगा, कॉपर है तो एन कांस्टेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए एम ई और टॉ कांस्टेंट हो गए, किसी गिवन टेम्परेचर, जो कि आपने ऑलरेडी कांस्टेंट कहा था ओम्स लॉ के अंदर। तो इस तरह से हमारा पूरी जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और जब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, जिसको आप रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, तो आप आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ में से इस एल और ए को बाहर ले लीजिए बस,
ये पूरी जो टर्म है अंदर वाली, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? रेजिस्टिविटी, m/n/e² टॉ। यही बच्चों बोर्ड में पूछी जाती है। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है और याद करके इस डेरिवेशन को शॉर्ट बनाना है ना। तो ये रेजिस्टिविटी कहलाती है, और रेजिस्टिविटी सिर्फ किस बात पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, क्योंकि रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टॉ है। टॉ टाइम रिलैक्सेशन, और टाइम रिलैक्सेशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? कि जैसे ही आप टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है ना। टेम्परेचर का बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू लिखा जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको टॉ कह रहे हो आप। स्पीड हमारे पास वीडी है, तो आप वीडी बढ़ाएंगे तो टॉ घट जाएगा, टॉ घटेगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों कि जो रेजिस्टिविटी है सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन याद किया जाता है, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है मेटल्स के केस में। राइट डाउन।